नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी सुधा पिंकी उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी सुधा पिंकी उपाध्याय पर। दोस्तों, आज मैं कक्षा 7 की बसंत भाग 2 पाठ 2 दादी माँ का वाचन करूंगी, वो भी सारांश और प्रश्नोत्तर के साथ में। आपको इस कहानी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो सब मैं आपको स्पष्ट करती चलूंगी। इसमें आने वाले समास और जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, विशेषण हैं, वो सब मैं आपको स्पष्ट करती चलूंगी। दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिएगा। यह कहानी जो है दादी माँ, ये शिव प्रसाद सिंह जी द्वारा लिखित है। इस कहानी में दादी माँ की थोड़ी सी महत्ता को मैं स्पष्ट कर दे रही हूँ। सारांश क्या है इसका थोड़ा सा मैं स्पष्ट करूंगी, बाकी पूरी कहानी के बाद मैं आपको विस्तृत सारांश और इससे प्रश्नोत्तर और बाकी इसमें कौन सा समास है, बीच में कहाँ कहाँ मुहावरे और भी जो चीजें प्रयोग हुए हैं उनको मैं स्पष्ट करती चलूंगी। इसमें जो दादी माँ है, जो लेखक है, वो दादी माँ के स्वर्गवास के बाद जो है उनके पत्र को पढ़ के बहुत भावुक हो जाता है, क्योंकि दादी माँ एक ऐसी दादी माँ है जो पूरे घर को संभाले हुए हैं। गांव के लोगों के प्रति भी उनके अंदर बहुत ही दया है, करुणा है। वो सबके साथ अच्छा व्यवहार रखती हैं। ऊपर से तो वो अनुशासन युक्त हैं, लेकिन अंदर से वो अत्यंत कोमल हृदय वाली हैं, अत्यंत उपकार करने वाली हैं। तो दादी के इस व्यवहार को लेखक उद्धृत करता है और बताता है कि जो दादी माँ है वह सबके लिए कितना सब कुछ सोचती हैं और कितनी परोपकारी दादी माँ है। उनके बिना जो है पूरा घर शून्य हो जाता है, लेखक को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो इस प्रकार जो है दादी माँ की महत्ता को स्पष्ट करता है लेखक, और वो एकदम पतली दुबली सी दादी माँ है और सफेद बाल वाली हैं। तो उनके शारीरिक रूप रंग को भी जो है लेखक बताता है। आगे चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के हम कहानी का वाचन करेंगे। कहानी के अंत में इसका पूरा सारांश स्पष्ट करेंगे और इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे दोस्तों सब बताएंगे आपको। मेरे साथ बने रहिएगा। बीच बीच में इसमें जहां जहां समास होगा, संधि होगी, सब स्पष्ट करते चलेंगे दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। दादी माँ। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा, अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से क्या होता ही है, होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही लोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार के बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद पड़ रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगहन में चूड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ न मिले, गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। पर कुआर के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। दो एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए निर्भर नींबू और साबु, लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई उतरा। रात 12 बजे के बाद दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी।
उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारी हीन धोती सन से सफेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता आते ही उन्होंने सर पेट छुए आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी की चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई, दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और बीसों बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गवई गांव की पचासों किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार गुग्गल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते, तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और पुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिनें आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, उनकी दिन दोपहर को मैं घर उनकी अनु, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहर निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुखी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी, बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारे का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी, चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली, वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विह्वल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे, हमारी मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी, 10 5 के लिए हौसाई न हो, देवता है बेटा देवता।
उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो क्या, तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में बेबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभय दान मिल जाता। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्याचक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादाजी की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा उन्हें स्वयं जो धोखा दी दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ती की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुस सी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती चीज सी निकाली। तेरे दादा ने एक कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच, मुझे दादी माँ
साप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? इस प्रकार जो है यह कहानी यहीं समाप्त होती है। और इस कहानी में जो दादी माँ के महत्व को दिखाया गया है, लेखक जो है अपने जीवन में दादी माँ के महत्व को देखता है। जब वह दादी माँ उसके साथ रहती हैं, उसके विषम परिस्थितियों में उसके साथ रहती हैं, जब उसको ज्वर होता है तो उसकी कितनी सेवा करती हैं और कितनी परोपकारी दादी माँ है, इसको भी इसमें दिखाया गया है। जो धन्नो चाची की लड़की रहती है, उसकी शादी में जो पैसा देती हैं, उसको भी यहाँ दिखाया गया है कि ऊपर से तो वो कठोर है, बहुत शासन करने वाली है, लेकिन अंदर से एकदम नरम दिल है, अर्थात कि कोमल हृदय वाली है। तो उस दादी माँ की विशेषता को यहाँ पर लेखक ने स्पष्ट किया है कि दादी माँ जब रहती थी तो उनके घर की स्थिति कैसी थी। और आज दादी माँ के जाने के बाद जो है लेखक जब किशन भैया के पत्र पाता है और उस पत्र में दादी माँ की पूर्व दीप्ति शैली इसमें एक प्रकार से कह सकते हैं कि लेखक को अपने पीछे पीछे के समय को स्मरण जो है लेखक अपने पीछे के समय को स्मरण करता है और वो सब चीजें उसको दिखने लगती हैं जो जो उसके जीवन में पूर्व में घटित होता है। उसकी दादी उसके लिए कितना मतलब सब कुछ करती रहती थी और उसी के लिए नहीं पूरे परिवार के लिए गांव में जो जो बीमार होता था दादी उसे 100 नुस्खे बताती थी और उन्हें 50 दवाइयां भी स्पष्ट थी पता थी दादी को। तो इस प्रकार जो है दादी माँ के महत्व को इस कहानी में दिखाया गया है और घर में सबके घर में जो दादी होती हैं, दादी के रहने का जो एहसास होता है उसको भी लेखक ने भली भांति स्पष्ट किया है इस कहानी में। इस प्रकार जो है यह कहानी हमारा यहीं समाप्त होता है और आगे हम देखते हैं इस कहानी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आती थी। तो ये ध्यान रखिएगा आती है जो लेखक है उसको अपने दादी माँ के साथ में जो है बचपन की बहुत सारी यादें आती हैं जो उसको तो जो है कुआर के महीने में जब बरसात समाप्त हो जाती है और वर्षा के बाद जब तेज गर्मी पड़ने लगती है तो उस समय जो आषाढ़ मास जो जब आता है और ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है तो उसमें वातावरण इतनी तेज गर्म हवाओं को ले आती है और आंधी तूफान भी आते हैं कि जिसमें जो है जो उस समय का वातावरण रहता है वहाँ जो